हेलो एवरीवन, मेरा अपना स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संधि को एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। इसमें हमने क्या क्या देखा है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ ले रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए अगर आप डिटेल नहीं पढ़ना चाहते तो आप संधि को शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कि संधि में संधि के भेद कितने बताए गए हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम इस स्वर संधि के बारे में इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा है इसमें दीर्घ संधि, ठीक है। हम इसको एक नॉर्मल वे में आपको बता दे रहे हैं, जो कि आपको अगर डिटेल नहीं चाहते हैं तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। दीर्घ संधि में होता क्या है, दीर्घ संधि में क्या कह रहे हैं, इसमें दीर्घ संधि में क्या करते हैं, आ प्लस आ मिला के क्या बना देते हैं, बड़ा आ, ठीक है। आ, छोटा आ, बड़ा आ मिला के भी क्या बना देते हैं, बड़ा आ, है ना। फिर बड़ा आ और बड़ा आ मिला के भी क्या बना देते हैं, बड़ा आ, ठीक है। फिर उसके बाद ई, बड़ी ई मिलके भी ई बना देते हैं। छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बन जाती है, और बड़ी ई और छोटी ई हो तो भी बड़ी ई बन जाती है। ये हमने देखा है ना, ठीक है। फिर ऊ की बात करें तो ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है ना। और दोनों छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों होते हैं तो भी बड़ा ऊ बन जाता है। और यहाँ पे अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ होता है तो भी बड़ा ऊ बन जाता है। ये हम क्या देख रहे हैं, दीर्घ संधि देख रहे हैं, जिसमें किसकी प्रधानता बताई गई है, दीर्घ की। दीर्घ मतलब होता है बड़े रूप की, ठीक है। इसको हम अगर देख लें तो दोनों अगर छोटे और बड़े होते हैं तो भी इसमें क्या बनता है, बड़ा ही बनता है ना, री बनता है। अगर छोटा री और छोटा री दोनों मिलते हैं तो भी क्या बन जाता है, बड़ा री ही बनता है। इसको आप बड़ा समझिए, ठीक है। ये होती है दीर्घ संधि। बस दीर्घ संधि में सिर्फ इतना ही होता है, ये हमने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिर वीडियो में जाकर संधि का जो प्रकरण चल रहा है उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पुस्तक प्लस आलय, दोनों आ मिले तो शब्द बन गया पुस्तकालय, बड़ा आ हो गया, ठीक है। इस तरह से ये दीर्घ संधि यहाँ पर होती है। दीर्घ का मतलब ही होता है कौन सी संधि, दीर्घ मतलब बड़ा रूप हो जाना, संधि का रूप बड़ा हो जाना, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसी में संधि जो दी गई है वो संधि दी होती है गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि कहती है कि अगर ई और बड़ी ई के बाद, मतलब इसका ऐसे समझते हैं हम, पहले तो इसको देख लेते हैं कि गुण संधि का मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है, ठीक है। गुण संधि में क्या हो जाता है, आ प्लस ई मिलके ए बना देते हैं, ठीक है। और आ प्लस ई हो तो भी ए बन जाता है, ठीक है। हमने ये आपको चीज़ें बताई हैं वहाँ पर। फिर कह रहे हैं ऊ और आ हो तो आ प्लस ऊ प्लस आ ऐसा भी हो सकता है तो ओ बन जाता है, या आ प्लस ऊ हो तो भी ओ बन जाता है, ठीक है। ये होते हैं गुण संधि। गुण संधि में गुण वर्ण किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं आ ए एवं ओ को क्या कहा जाता है, गुण वर्ण कहा जाता है, ठीक है। समझ में क्या आया कि आ और ई मिलके ए बनाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। ऐसे ही छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। मतलब गुण संधि की एक पहचान ये कह सकते हैं कि गुण संधि में हमेशा, है ना, गुण संधि में एक ही मात्रा, मतलब एक मात्रा और ओ की मात्रा होती है। ये गुण संधि की पहचान है, ठीक है। क्या होता है गुण संधि में, या तो एक मात्रा एक ही लगी रहेगी या फिर ओ की मात्रा लगी रहेगी। जैसे हम एक उदाहरण देख लें, उप प्लस इंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे उ का आ और ई मिलके क्या बना रहा है, ए बना रहा है, शब्द बन जाएगा उपेंद्र, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, गुण संधि का। इसमें एक मात्रा आपको ये दिख रही है ना, तो गुण संधि में हमेशा एक मात्रा होती ही है, ठीक है। ये इसकी एक पहचान है। फिर एक इसका उदाहरण और देख लें हम, मान लो तो कह रहे हैं भाग्य प्लस
उदय। ठीक है, तो आ और ऊ मिलके ओ बना रहे हैं तो शब्द बन जाएगा भाग्योदय। ठीक है, ये इसकी पहचान है। फिर तीसरी संधि जो आती है वो हम संधि देखते हैं वृद्धि संधि। ये हम आपको सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप बहुत डिटेल देखना नहीं चाहते हैं तो आप इस चीज को समझ लें कि संधि होती क्या है और उसको आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि संधि में क्या होती है? वृद्धि का मतलब होता है मात्राओं का बढ़ जाना, बस इतना आप समझ लो। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? मात्राओं का बढ़ जाना। तो कह रहे हैं आ प्लस एम इज इक्वल टू आई की मात्रा बना देते हैं, चाहे इसमें बड़ा आ हो या छोटा आ हो। ऐसा ही नहीं, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि छोटा आ आएगा तो ही बनेगी या बड़ा आएगा तो ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं? और बनाता, ये आई की मात्रा बना दी है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक चीज और बनाना है, इसमें औ की मात्रा कैसी बनती है? तो कह रहे हैं आ और ओ मिला के औ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, अब चाहे बड़ा छोटा हो सकता है, ये हो सकता है आ बड़ा हो सकता है और औ की मात्रा भी यहाँ पर हो सकती है, तो भी मिला के वो क्या बनाएंगे? औ की मात्रा ही बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए? ये वृद्धि संधि होती है, मतलब वृद्धि में संधि, संधि किस में हो जाएगी? इसमें मात्राओं में। यहाँ पर एक इसका उदाहरण, इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख लो कि वृद्धि संधि में हमेशा, वृद्धि संधि में आई की मात्रा एवं औ की मात्रा होती है। मतलब जहां पर भी दो मात्राएं देखेंगी वहां पर हमको समझना है कि यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि हुई है। जैसे लता प्लस एव क्या बन गया? आ और ए मिल के आई की मात्रा बना रहे तो शब्द बन जाएगा लतैव। ठीक है, जैसे जल प्लस ओग, शब्द क्या बन जाएगा? आ और ओ मिल के औ की मात्रा बना रहे हैं तो जलोघ। ठीक है, ये कौन सी संधि बता दी हमने आपको? ये वृद्धि संधि हो गई। अब चौथे नंबर पर आती है यण संधि। यण संधि क्या कहती है? यण संधि कहती है कि किसी भी शब्द में, किसी भी स्थान में इक वर्ण का, इक मतलब होता है ई, उ, री और लिरी, जब ये किससे मिलते हैं कि स्थान पर, इन सब के स्थान पर क्या हो जाता है? तो क्रमशः होता है ई का या, ऊ का बा, री का रा और ली का ला हो जाता है। ये क्रमशः हो जाता है, ये यण संधि होती है। यण संधि मतलब होता है इक, इक मतलब होता है ई उ री री, इनके स्थान पर या व राला हो जाता है, ये होती है इक संधि। ठीक है, इक संधि को क्या मतलब समझ रहे? इक संधि में क्या होता है? यहाँ पर अगर आपका या आ रहा है तो ई हो जाएगा, बा आ रहा है तो ऊ हो जाएगा, रा आ रहा है तो रा, और ला आ रहा है तो ला हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम यण संधि का। यदि धन अपी। ठीक है, यदि धन अपी, तो ये जो या ई आया है इसका क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? या धन या तो जो कहते हैं दा आधा हो गया, फिर य पी यद्यपि, शब्द क्या बन गया? यद्यपि, है ना? ये हमने आपको पढ़ाए हैं, सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। जैसे हम देख लें, एक और उदाहरण देख लें, सु प्लस आगतम, आगतम। ठीक है, तो सु का क्या हो जाएगा? पहले तो आधा सा बनेगा, जो या निकला तो या का क्या हो जाता है? सॉरी, ऊ निकला तो ऊ का बा हो जाता है, आ में आ की मात्रा और पूरा बन जाएगा स्वागतम। ठीक है, ये हमने आपको सारी चीजें, अभी आप अगर चाहो तो हमारे उसमें वीडियो में जाकर यूट्यूब पर इसका पूरा क्या देख सकते हैं? डिटेल देख सकते हैं। ठीक है ना, एक हम आपको इनके सारे की, ये सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप एग्जाम में चाहो और आपको डिटेल ना पढ़नी हो तो आप इन शॉर्ट फॉर्म को देख के उनको समझ लेंगे। ठीक है, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। ठीक है, इसका ता और रा मिलकर क्या बन गया? त्रा बन गया। ठीक है, तो रा का री का रा हो जाता है। एक और शब्द इसमें देख लेते हैं, चारों की उदाहरण हमने आपको बता दी। ला प्लस आकृति, शब्द बन जाएगा लाकृति। ठीक है, चलिए फिर देख रहे हैं 5th नंबर पे होती है अयादी संधि। अयादी संधि क्या कहती है? इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। अयादी संधि कहती है कि जब भी क्या हो जाए? ए हो, और ए हो तो ए को मिला के क्या बन जाता? ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाता है। ठीक है, और ए की मात्रा हो तो आय हो जाता है, क्या हो जाएगा? इसमें इसकी वृद्धि हो जाएगी।
आय हो जाएगा। फिर ओ हो तो अब हो जाता है, और औ हो तो आप हो जाता है। ठीक है, हमने ये आपको वीडियो में बताया कि कैसे क्या हो जाता है। ठीक है, ये आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो कह रहे हैं अयादी संधि कहती है ए का आय कर दो, ए का आई का आय कर दो, ओ का अब कर दो, औ का आप कर दो। ये अयादी संधि का नियम है। ठीक है, तो एक उदाहरण हम इसमें देख लेते हैं कौन सा आता है। पहले देख ले हम नई प्लस अकह। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, आई का आय हो जाएगा तो हम इसका आय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नाय कह। ये हो गया। ठीक है, फिर ने प्लस अनम। ठीक है, तो ए की मात्रा का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो नयनम शब्द बन जाएगा नयनम। इस तरह से ये पूरी संधि हमने यहाँ पे आपको, आप वहाँ पर हमने डेट में जाके आपको डिटेल में भी चीज़ें बताई हैं। हम तो ये सिर्फ आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, भावुकः। ठीक, ये हो गई आपकी कौन सी संधि हो गई, यहाँ पे अपन ने देख लिया यहाँ पे अयादी संधि। अब एक रूप होती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या कहती है, पूर्व रूप संधि अयादी संधि का ही अपवाद होता है। इसके स्थान पर आप सिर्फ ये देख लो, जहां पर भी अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो कह रहे हैं कि जहां पर भी आ आता है वहां पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अवग्रह चिन्ह कौन सा होता है, इसको बोला जाता है अवग्रह चिन्ह। ठीक है, जैसे हम पढ़ें हरे प्लस अत्र, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हरेयत्र। ठीक है, ये होगी पूर्व रूप संधि। इसकी डिटेल में आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है अभी पर। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें आती है एक व्यंजन संधि। इसका दूसरा उदाहरण जो है वो किसके आते हैं, व्यंजन संधि के। ठीक है, तो हम इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या कहती है। अभी जो जितनी भी संधि आपने ऊपर पढ़ी है ये सारी स्वर संधि के उदाहरण थे। स्वर संधि का मतलब होता है कि स्वरों में संधि हो जाना ही स्वर संधि कहलाती है। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजनों के मध्य जो संधि होती है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो हमको समझ में आ रहा है ना कि स्वर या व्यंजन दोनों वर्णों में हो सकती है, उसमें जो परिवर्तन होगा वो कहलाती है व्यंजन संधि। ठीक है, तो हम व्यंजन संधि के रूप देख लेते हैं। पहली संधि दी हुई स्त्वित्व संधि। स्त्वित्व संधि क्या कहती है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे स्त्वित्व संधि, तो कह रहे हैं सा और ता वर्ग का, सा और ता वर्ग के आने पर, सा और ता वर्ग के स्थान पर सा और चा वर्ग हो जाना, ये कहलाती है स्त्वित्व संधि। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इनका ये है, जहां पर भी सा और ता वर्ग आएगा तो ता वर्ग किसमें, सा इसमें परिवर्तन हो जाएगा और ता हो जाएगा चा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण इसमें दिया है रामश्चलति। ठीक है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रामस, ये वाला सा जो है इसमें बदल जाएगा, सा शक्कर के में। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा रामश्चलति। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और देख लो यहां पर, रामस प्लस सेते, शब्द बन जाएगा रामस शेते। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चा वर्ग का उदाहरण देख ले हम, जैसे एक देख लेते हैं उत प्लस चारणम। ठीक है, तो इस ता का क्या हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, और जिस वर्ण का जो नंबर है उसी के नंबर से वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द बन जाएगा उच्चारणम। ठीक, ये कौन सी संधि पढ़ ली हमने, स्त्वित्व संधि। अब दूसरी संधि आती है स्त्रुत्व संधि। स्त्रुत्व संधि क्या कहती है, ये भी नाम से हमको समझ में आ रहा है कि स्तो का, स्तो मतलब सा और ता वर्ग का क्या हो जाना, सा और टा वर्ग में, और टा वर्ग में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, ये कहलाती है स्त्रुत्व संधि। स्त्रुत्व संधि में क्या करेंगे, जहां पर भी स्तो मतलब सा और ता वर्ग आएगा वो किस में बदल जाएगा, सा और टा वर्ग में बदल जाएगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देख कह रहे हैं रामस प्लस षष्ठ। ठीक है, तो इस सा को किस में बदलना है हमको, अब इस वाले सा में बदलना है।
तो हम क्या कर देंगे, रामस षष्ठः। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं एक और, यत टीका। अब टा वर्ग चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस टा को किस में बदल देंगे, टा में बदल देंगे, तो शब्द बन जाएगा यत टीका। ठीक है, ये होती है इष्टत्व संधि। फिर हम पढ़ते हैं जसत्व संधि, जो अभी आपको 10th क्लास वालों को जसत्व संधि आना है। ठीक है, जसत्व संधि क्या कहती है कि झल का जस हो जाना। झल मतलब झल में 24 वर्ग आते हैं, ये हमने आपको डिटेल वहां पर बताई हुई वीडियो में। पांचों वर्णों के 4-4 अक्षर 20 वो हो जाते हैं, और तीनों प्रकार के शा और हा ये कहलाते हैं जस, झल सॉरी। इनका जस हो जाना मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाना। अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये होता है जस। ठीक है ना, परिवर्तन होना, ये कहलाती है जस संधि। उदाहरण के रूप में हम देख लें, बाक प्लस ईशः। ठीक है ना, तो का क्या है, क्या क्या है, पहला वर्ण है। ठीक है, 5 वर्ण पढ़ते वर्ग पढ़ते हैं हम कचट तक। ठीक है, उसका पहला अक्षर क्या होता है, का अपने ही तीसरे, का तीसरा वर्ग क्या होगा, गा। शब्द बन जाएगा वागीश। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा को हमने उसके रूप में लिख दिया, शब्द बन गया वागीश। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम एक और देख लें, दिक प्लस अंबरा, ये का लिखा हुआ है, दिक प्लस अंबरा। का अपने तीसरे वर्ग में जाएगा तो क्या बनेगा, दिक दिगंबरा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से ये अपन को पढ़ते हैं। जैसे हम एक और ले लें, अप प्लस जम। ठीक है, तो पा वर्ग का तीसरा कौन सा है, पा फा बा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको आधा दिया है तो आधा दिया, इसके बाद अगर कोई स्वर होता तो हम उसको पूरा कर देते, मगर नहीं है तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। तो शब्द क्या बन जाएगा, अपजम। है ना, कौन सा शब्द बन जाएगा यहाँ पे, अपजम, क्योंकि हमने उसको ज्यों का त्यों लिखना था तो हमने वहां पर उसको लिख दिया। फिर चौथी इसमें आती है चरत्व संधि। ठीक, चरत्व संधि क्या कहती है, इसमें क्या आपको चाहिए, हमको चा चाहिए, चा का इसमें वो होना चाहिए, महत्ता किसकी बताएगी, इसमें महत्वता बता रहे हैं चा वर्ग की। तो चा वर्ग क्या कहता है, यदि वर्गों में का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या शासा आए तो पहले वाला वर्ण ही प्रथम वर्ग में चेंज हो जाता है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो, यदि वर्गों के पांचों वर्गों का तृतीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आए तो क्या हो जाता है, तो इसका पहला, प्रथम, द्वितीय वर्ण या शासा के आने पर, पहले आने पर वर्ण अपने ही वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है ना। क्या कह रहे हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, चतुर्थ वर्ण के बाद यदि वर्ग का पहला, दूसरा आए, चतुर्थ वर्ण के बाद आएगा, इधर के बाद यदि पहला और दूसरा वर्ण आए तो क्या हो जाता है। और इसमें कौन से साशा भी आ सकते हैं, कौन से सा, ये देखो तीनों सा तो मोस्टली सभी जगह आते हैं। आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। एक अपन उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे हम देखें, सद प्लस कारः। ठीक है, तो ये क्या है, दा आया, दा किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। ठीक है ना, ता था दा, आया कौन सा, इसमें तीसरा वर्ण आया, है ना। तो कह रहा है तीसरे वर्ण के बाद अगर पहला आ जाता है, तो ये का पहला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो दा का प्रथम वर्ण क्या है, ता है ना, तो क्या हो जाएगा, सत्कारा। फिर से देखो, कह रहे हैं यदि 2, 3 और 4 वर्णों के में से कोई भी आ जाए
के बाद, यदि उसके बाद अगर पहला आता है, यहाँ पर तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, उसके बाद अगर पहला आता है तो ये काय में परिवर्तन हो जाएगा, पहले वर्ण में हो जाएगा। तो इसका पहला वर्ण, दा का पहला वर्ण क्या था, ता था, तो हो गया सत्कारा। जैसे हम एक और देख लें, दिग प्लस पाला, ठीक है, एक और हमने देख लिया, दिग प्लस पाला। अब कह रहे हैं जो गा है ये क्या है, तीसरा वर्ण है, ठीक, ये क्या है, तीसरा वर्ण है ना, गा, और इसका पहला वर्ण क्या था, इसका पहला वर्ण क्या बनेगा, का बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा दिक्पाला। ठीक है, समझ गए। इसमें यहां पर अगर 2, 3 और 4 वर्ण आएंगे तो वो पहले में बदल जाएंगे, बस इतना होता है चरत्व संधि से। ठीक, इसके बाद होती है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या कहती है कि यदि पद के अंत में माँ हो तो उसके स्थान पर कोई व्यंजन हो तो वहां पर माँ क्या हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित होता है। मतलब इस माँ का अगर कोई उसके बाद कोई व्यंजन आए, है ना, व्यंजन आने पर ये क्या हो जाता है, अनुस्वार में, अनुस्वार मतलब बिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं हरिम प्लस बंदे, शब्द बन जाएगा हरिम बंदे। ठीक है, क्योंकि माँ अंत में आया, इसमें ये जो माँ है उसके बाद व्यंजन आ गया, तो इसके बाद आएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, व्यंजन को देख के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा हरिम बंदी। फिर होती है परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि क्या कहती है कि अनुस्वार के बाद, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर वर्ण के पंचम वर्ग आ जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कौन सा आता है, उदाहरण अंग प्लस कित। देखो, परसवर्ण संधि कहती है कि अपने ही पीछे वाले, उसके ही जैसा, मतलब 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों, पांचों वर्गों के अंतिम व्यंजन कौन सा होता है, इया इया रा मा। ठीक है, तो अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कह रहे हैं अनुस्वार के बाद यदि इसके बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर, इसके स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का, इस वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, अब देखो अंकित हम ऐसे भी लिखते हैं, और अगर हम इसको सही लिखें तो हम इसका अंकित ऐसा लिखा जाता है। का पंचम वर्ण क्या होता है, का गा घा इया, तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे एक और देख लें, कु प्लस ठितः। अब इसका पंचम वर्ण क्या होता है, ठा का, टा ठा डा ढा ना, तो शब्द ऐसे लिखा जाता है कुन ठितः। ठीक है, ये होती है परसवर्ण संधि। फिर इसी में हम देखते हैं लत्व संधि, मतलब इसमें ला की प्रधानता बतानी है, तो लत्व संधि कहती है कि ता वर्ग के बाद यदि ला आ जाए, ता वर्ग के बाद, है ना, पूरे वर्गों का नहीं कहा है, ता वर्ग के बाद यदि ला आ जाए तो क्या हो जाता है, तो ता वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है, परंतु ना क्या हो जाता है, ना के बाद ला आ जाए, अगर ना के बाद भी ला आ रहा है, मान लो ला आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो ना है वो ला में तो बदलेगा, मगर वो चंद्रबिंदी में बदल जाएगा, है ना, अनुनासिक होता है, चंद्रबिंदी होता है, चंद्रबिंदी हो जाती है ना, क्योंकि ला का अनुनासिक, ना का अनुनासिक क्या, ये तो हो जाए, है ना। जैसे हम उदाहरण देख लें, जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं, ये उत प्लस लंघनम या तत्लीन, सरल सा उदाहरण देख लेते हैं, तत् प्लस लीना। ठीक है, ता के बाद ला आया तो ये ता है वो काय में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा तल्लीना। ठीक है, यहाँ विसर्ग लगा तो है तो लगाना पड़ता है, तल्लीना हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उदाहरण देख लिया हमने। अब इसी के बाद हम इसका एक ना का उदाहरण भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको ना भी तो दिखा है, उन्होंने ना का क्या कहा है कि ना के बाद क्या हो जाएगी, चंद्रबिंदी लग जाएगी। कैसे लग जाएगी ये देख लेते हैं हम, पहले एक उदाहरण देख लेते हैं, महान, है ना आ गया, और यहाँ पे देखते हैं लाभ। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस ना का ता तो हो जाएगा, ला तो हो जाएगा,
मगर ये क्या कह रहे हैं, इसको हम ला तो लिख लेंगे, इस ना का हमने, मगर ये जो ना क्या है, दो जगह से होता है, एक नासिका से भी निकलता है और एक किसके साथ आता है, तावर्ग के साथ भी आता है। तो वो तावर्ग क्या होता है, कचट, कचट तप होता है ना। तो इसका एक अनुनासिक स्वर भी निकलता है, तो इसका जो अनुनासिक स्वर है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ला हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया, हो ना। अब कह रहे हैं इसी में आती है एक, कौन सी नंबर की संधि पढ़ ली हमने अभी यहाँ पर, 7th नंबर की। अब इसी में एक और रूप होता है छत्व संधि। ठीक है ना, छत्व संधि में छा की प्रधानता होती है। तो कह रहे हैं किसी भी वर्ग के पूर्व में क्या आ जाए, अगर सा के पूर्व, क्या के पूर्व, सा के पहले, इस वाले सा के पहले किसी भी वर्ग का, पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का, और मतलब उसके कौन से प्रथमा द्वितीय और तृतीय वर्ण आ जाए, और कौन, और क्या कहा जाए साथ में, रा, ला और बा और हा आ जाए, तो कह रहे हैं इस सा के पहले आने पर इसका छा हो जाता है। ये छत्र संधि है, क्योंकि इसमें सा की छा की प्रधानता देखनी है हमको। तो क्या हो जाता है, इसमें छा हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं एतत् शोभनम, शोभनम। ठीक है, तो ये जो देखो सा आया ना, सा आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तो हम कर देंगे इसको एतत् शोभनम। अब ये चा कहाँ से आया, ये आपको देखने के लिए वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें दो संधि हुई है, एक चतुर संधि हुई है और एक छत्व संधि हुई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि, है ना। इसमें हमने आपको व्यंजन संधि बता दी, इसमें एक चा का आगमन भी और रा का लोप है, वो हमने आपको संधि में बताई हुई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या कहती है, विसर्ग संधि कहती है कि जब विसर्ग में एक विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग मतलब इसके आने के बाद स्वर या व्यंजन आता है, तो इस विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले इसमें रूप पढ़ देंगे हम, सत्व संधि क्या रूप है, मतलब इसमें सा की प्रधानता बतानी है। तो कह रहे हैं कि जहां पर भी सा कब आता है, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, खर मतलब होता है पहला और दूसरा वर्ग आ जाए और साशा आ जाए, तो सा का क्या हो जाता है, तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते। ठीक है, अब ये विसर्ग आया है, तो इन्होंने कहा है कि प्रथमा द्वितीय तृतीय कोई सा ही वर्ण है, तो ये प्रथम वर्ण है ना ता, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, नमस्ते, इस विसर्ग का सा बन जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इतः प्लस ततः, तो ता आया तो उसको क्या करेंगे, इतस ततः, बस हो गया इतना। ठीक है, इसी में कहते हैं शत्व संधि क्या कहती है। अभी ये वाला सा पढ़ रहे थे, अभी ये वाला सा पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आ जाए, मतलब छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए, और तथा उसके बाद क्या हो, का, खा, पा और फा हो, तो इसमें क्या हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक है, जैसे निधन कपटह, तो नी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, निष्कपटः, ये वाला सा आ जाएगा, बस इतना। ठीक है, देख लिया। चलिए, इसी प्रकार से इन्होंने कहा है उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होता है, ऊ का क्या हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, इसी को हम देख लेते हैं। मान लो उत्व संधि में ये उत्व संधि होती है। उत्व संधि में क्या होता है कि रू के स्थान पर यदि विसर्ग से पहले आ हो तो उसके पश्चात आ हो तो विसर्ग को क्या करते हैं, रू में रू आदेश हो जाता है। ठीक है, अब इसको रू आदेश देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम पहला दिया है सहदन अवदत। ठीक है ना, पहला क्या दिया है इन्होंने, सहदन अवदत। अब पहले तो हम इसको ऊ को ऊ आदेश होता है इसमें उत्व संधि में, तो ऊ आदेश कैसे पढ़ेंगे, जैसे इन्होंने दिया है बालः धन अयम, बालः धन अयम। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पे क्या आ रहा है विसर्ग के पहले। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब विसर्ग के पहले आ आए तो उसमें क्या कर देते, ऊ आदेश हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बालोयम,
बस इसमें अवग्रह चिन्ह होता है। ठीक है, ये हो गई काय की आपकी संधि, उत्व संधि। फिर चौथी इसमें आती है रुत्व संधि। बस इसमें इतनी ही संधि है। रुत्व संधि में क्या कह रहे हैं, यदि विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन को विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। कोई दूसरा, मान लो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आ और बड़ा आ नहीं आ रहा है, उसके अलावा कोई आता है तो हम इसमें क्या कर देंगे, विसर्ग का रा कर देंगे। जैसे मुनि है प्लस अयम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर मान लो ई आ जाता है। यहाँ पर क्या आया है, ई आया है, स्वर के पहले ई आया, यहाँ पे आ नहीं आया या बड़ा आ भी नहीं आया, ई आया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मुनि, मुनि, और इसका क्या कर दिया हमने, रयम, विसर्ग का रा कर दिया, बाकी पूरा क्यों लग दिया। जैसे हम लिख दें इसको हरि प्लस आगच्छति। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, इसका हरि में जो री आया है इसको रा को जैसे कहते लिख दिया, क्योंकि ई आया है स्वर, तो यहाँ पे रा कर दिया और इसमें आगच्छति का पूरा ये लगा दिया, तो शब्द बन गया हरि आगच्छति। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने आपको सिर्फ इसीलिए बता दिया है ताकि आप अगर एग्जाम के टाइम पे चाहते हैं कि हम संधि को थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में समझ लें तो आप इस तरह से पूरी संधि कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये रुत्व संधि तक हमने आ गया। तो इसमें बोला है कि विसर्ग के पहले यदि कोई और स्वर आता है तो उसका रा हो जाता है, तो यहाँ पर ई आया तो इसको हमने रा कर दिया, यहाँ पर भी हमने इसको रा कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आया हो, संधि में आपको कुछ और समझना हो और कुछ पढ़ना हो तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।